प्यारे बच्चों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th के सोशल साइंस में हिस्ट्री की पुस्तक मध्यकालीन भारत में चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के पहले के भाग में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन करने वाले 5 वंशों और उनके प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वीडियो के इस भाग में हम लोग दिल्ली सल्तनत का कैसे कैसे विस्तार हुआ, यह बड़ा बना, साथ में सल्तनत कालीन स्थापत्य कला यानी उसके इमारत, दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा सल्तनत काल एवं झारखंड से उसके संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात पहले के भाग में हम लोग 5 वंश के बारे में जाने हैं और इस भाग में दिल्ली सल्तनत की विशेषताओं के बारे में, जो ये विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जैसा कि हम लोग जानते हैं 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, लेकिन प्रारंभ में यह दिल्ली और उसके आसपास तक ही सीमित था। इसके कई कारण थे। ऐबक के समय में हालांकि बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ था। बिहार क्षेत्र में एक अन्य सेनापति द्वारा विस्तार किया गया था, यानी पूर्वी क्षेत्रों का विजय किया गया था, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। लेकिन दिल्ली के दूर के क्षेत्रों में सीधा नियंत्रण इस समय संभव नहीं था। इसके कई कारण थे, जैसे स्थानीय शासक द्वारा विद्रोह किया जाता था, खराब परिवहन साधन और खराब मौसम में भी सीधे नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल था। पश्चिमी सीमाओं से अफगान का आक्रमण का खतरा भी बना रहता था। तो इन परिस्थितियों में प्रारंभिक समय में दिल्ली सल्तनत का विस्तार बहुत तीव्र गति से नहीं हो सका था। लेकिन बाद में जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत के शासक मजबूत होते गए, इन लोगों ने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और इन शासकों में गियासुद्दीन बलबन, जो ममलुक वंश के शासक था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक आदि द्वारा बड़े क्षेत्रों पर विस्तार की नीति अपनाई गई और विस्तार किया गया। बलबन द्वारा सेना को मजबूत करने के लिए सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना भी की गई थी। लेकिन साम्राज्य के विस्तार का मुख्य श्रेय अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद के शासक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया और उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य किया। साथ ही साथ पश्चिमी भारत में भी उसने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर चित्र में देखें, मानचित्र में देखें, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्यों देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल और मदुरा तक के राज्यों को उसने जीतने का कार्य किया। साथ ही राजपूताना, गुजरात और मालवा पर भी आक्रमण किया। आप अपने सामने देख रहे चित्र में यह देख रहे होंगे कि किस किस वर्ष अपने प्रमुख सेनापति मलिक काफूर की सहायता से वह दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस चित्र में यह भी देख रहे होंगे कि 1296 ईस्वी में देवगिरी, 1311 ईस्वी में वारंगल अर्थात तेलंगाना का क्षेत्र, 1310-11 ईस्वी में द्वार समुद्र और 1311 ईस्वी में पांड्य राज मदुरा को अपने अधीन कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय उत्तर और दक्षिण भारत को एक करने का प्रयास किया और जैसा कि पहले भी हम लोग देखे हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था। दौलताबाद में एक नए शहर की स्थापना की थी। इस तरह से उसने प्रशासनिक राजनीतिक एकीकरण करने का कार्य शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हालांकि दिल्ली सल्तनत का विघटन भी शुरू हो गया था। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का विस्तार
खिलजी और तुगलक वंश के समय में सर्वाधिक हुआ। अब आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला और इमारत के बारे में। तो उस समय मुख्य रूप से दो प्रकार की इमारतें बनी, मस्जिद और मकबरा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो दिल्ली में है, जिसके निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय उसके बाद के शासक इल्तुतमिश को है। कई मस्जिदें बनी। मस्जिद जो एक अरबी शब्द है, जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी अल्लाह की आराधना करने जाते हैं, तो कई मस्जिदों का उस समय निर्माण किया गया था, जिसमें दो प्रमुख मस्जिद है। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में, जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में अपनी राजधानी के रूप में एक जहां पनाह नगर की स्थापना की थी, वहीं यह मस्जिद स्थित है। और दूसरी मस्जिद मोठ मस्जिद है, जो सिकंदर लोदी के समय में निर्मित किया गया था। स्थापत्य कला के बाद दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था को अगर हम देखते हैं, शासन व्यवस्था अगर इसको देखते हैं, तो शासन व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी और कई प्रकार के विभाग की स्थापना इसके लिए की गई थी। सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा सामंतों और जमींदारों के स्थान पर गुलाम जो दास थे, उनको सूबेदार नियुक्त किया गया। जैसा कि पहले हम लोग देखे हैं कि उसने दल चालीसा का गठन किया था। इस समय दिल्ली सल्तनत में प्रांत सीक में बटा हुआ था, अर्थात प्रांत का छोटा भाग सीक, और सीक के अधिकारी को सीकदार कहते थे। फिर सीक कई परगना में बटा हुआ था, और परगना गांव का कई गांवों का एक समूह होता था। अर्थात गांव के मिलने से परगना बनता था, और परगना के मिलने से सीक, और सीक के मिलने से प्रांत, और कई प्रांतों के मिलने से दिल्ली सल्तनत बना हुआ था। तो इस तरह से इसकी राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन था। दिल्ली सल्तनत में कई अधिकारी होते थे, जिसमें मुशरिफ अमीन को कहा जाता था, जो नापने का काम करता था। आमिल सिकदार होता था, सीक का मालिक सिकदार। मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, और साहिब ए दीवान जो एक राजस्व अधिकारी था, यानी कि कर वसूलने का काम करता था। और इक्ता के माल प्रधान को इक्तेदार कहा जाता था। इक्ता वह भूमि होती थी जो सैनिकों को एवं अधिकारियों को वेतन के बदले में दे दिया जाता था। सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था पर अगर नजर डालते हैं हम लोग, तो सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान। सुल्तान अर्थात राजा। इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता था, और यह न्याय शरीयत अर्थात शरीयत, इस्लामी कानून को शरीयत कहते हैं, शरीयत के अनुसार करता था, इस्लामी कानून के आधार पर करता था। इसकी सहायता के लिए मुख्य न्यायाधीश होता था, जो दीवान ए कजा कहलाता था, और सरकारी कर्मचारियों के बारे में, यानी अन्य जो कर्मचारी अधिकारी राज्य में काम करते थे, उसके बारे में की जाने वाली शिकायतों के बारे में सुनता था, उस पर सुनवाई करता था। और इसके न्यायालय को जहां वह सुनवाई करता था, बैठता था दीवान ए मजालिम, ये न्यायालय का नाम था, दीवान ए मजालिम, जहां बैठकर यह सुनवाई करता था। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था थी। और दीवाने कजा अर्थात मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए एक काजी होता था, जिसे मुख्य काजी कहते थे। दीवान ए कजा की सहायता, मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए एक काजी होता था, मुख्य काजी उसकी सहायता करता था। इस समय के मुकदमे दो प्रकार के होते थे, आज भी वही प्रकार पाए जाते हैं। एक दीवानी मुकदमा और दूसरा फौजदारी। दीवानी जो संपत्ति विवाद आदि से संबंधित होता था, और दूसरा फौजदारी जो
मारपीट अथवा हिंसा से संबंधित होता था। इन दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई का कार्य काजी ए मुमालिक जो मुख्य काजी है उसका नाम है। काजी ए मुमालिक अर्थात मुख्य काजी जो मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए होता था, वह मुख्य काजी द्वारा किया जाता था। तो मुख्य काजी और मुफ्ती का पद वंशानुगत था। अब दिल्ली सल्तनत की कृषि व्यवस्था भू नियंत्रण के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में आय का प्रमुख स्रोत कृषि आय यानी भू राजस्व था। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्राचीन काल हो या मध्यकाल, आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व ही रहा है और भू राजस्व की दर भी कुछ विशेष काल को छोड़ दिया जाए तो लगभग समान रहा है। इस समय दिल्ली सल्तनत में जमीन 3 प्रकार के थे, यानी भूमि के 3 वर्ग थे। पहला इक्ता जमीन, दूसरा खालसा भूमि और तीसरा वक्फ। अब तीनों में अंतर क्या है? ये भूमि के 3 प्रकार थे। इक्ता भूमि, बार बार इक्ता शब्द आ रहा है, यानी भूमि का वह टुकड़ा जो सैनिकों एवं अधिकारियों को वेतन के बदले दे दिया जाता था, यानी भूमि दे दिया जाता था वेतन के बदले, और इससे जो उत्पादन होता था वह अपने वेतन के रूप में अधिकारी रखते थे, कर्मचारी रखते थे। दूसरा खालसा भूमि जो सीधे राजा सुल्तान के नियंत्रण में था, राजा के नियंत्रण में रहता था और इसके उत्पादन का उपयोग राज परिवार करता था, यानी राजा अपने खर्च के लिए और शासन प्रशासन के लिए करता था। और तीसरा वक्फ, ये धार्मिक प्रकृति की भूमि थी जो दान आदि में दिया जाता था। इस तरह से भूमि 3 प्रकार की थी। और किसान जिन्हें बलाहार कहा गया है, किसान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह बलाहार है। तो किसानों से 1/3 भाग उपज का, यानी 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। किसी सुल्तान द्वारा 1/5 भाग भी कर के रूप में लिया जाता था। इस तरह से हम लोग विभिन्न वीडियो के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों के बारे में, दिल्ली सल्तनत के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम लोगों ने इसके साथ साथ ये भी देखा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम लोग वीडियो के अगले भाग में केवल अभ्यास करेंगे, यानी पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना है, किस तरह से जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।